पानी कभी शांत, कभी तेज, कभी जिंदगी देता है तो कभी कभी तबाही मचाता है। ये एक ऐसी ताकत है जिसे हम इंसानों ने हमेशा समझने की, पूजने की और हाँ, काबू में करने की कोशिश की है। आज हम भारत के इसी पानी के सफर पर चलेंगे। हम देखेंगे कि कैसे हमने नदियों को मोड़कर विशाल बांध बनाए जो तरक्की की निशानी बने। फिर हम पानी के उसके सबसे आज़ाद और जंगली रूप यानी झरनों से मिलेंगे और आखिर में हम शांत झीलों की गहराइयों में उतरेंगे जहां हजारों कहानियां और रहस्य छिपे हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ ज्योग्राफी की बात नहीं है, ये एम्बिशन और नेचर के बीच की एक कहानी है। एक तरफ इंसान की बनाई इंजीनियरिंग की बेमिसाल इमारतें हैं, तो दूसरी तरफ कुदरत के वो अजूबे जो लाखों साल से मौजूद हैं। हम समझेंगे कि कैसे एक नदी पर बना बांध लाखों लोगों की जिंदगी तो बदल देता है, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे सवाल भी खड़े करता है जिनका जवाब शायद आज भी हम ढूंढ रहे हैं। तो चलिए इस दिलचस्प पड़ताल को शुरू करते हैं, पानी के सबसे काबू किए हुए रूप से, यानी बांधों से। तो ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं। सबसे पहले बांध होते क्या हैं? बहुत सीधे शब्दों में ये नदी के रास्ते में खड़ी की गई एक दीवार है जो पानी को एक बहुत बड़ी झील में जमा कर लेती है। लेकिन इनका मकसद सिर्फ पानी रोकना तो नहीं होता है ना? बिल्कुल नहीं। इसलिए तो इन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं या मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स कहते हैं। एक ही बांध से बिजली बनती है, खेतों तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचता है, शहरों को पीने का पानी मिलता है और निचले इलाकों को बाढ़ से भी बचाया जाता है। ये एक तीर से कई निशाने लगाने जैसा है। और इसी सोच ने आजाद भारत की पहली पीढ़ी को बहुत इंस्पायर किया था। हाँ, और यहीं पर वो मशहूर बात आती है जो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। उन्होंने इन बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। मंदिर एक ऐसी जगह जहां भविष्य की पूजा होती है। एग्जैक्टली। सोचकर देखिए, 1947 में देश आजाद हुआ है, गरीबी है, संसाधन कम है। ऐसे में ये बांध सिर्फ कंक्रीट के ढांचे नहीं थे, ये एक उम्मीद थे। ये इस बात का सबूत थे कि हम भारतीय भी मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। बिजली आएगी तो फैक्ट्रियां चलेंगी, खेतों में पानी पहुंचेगा तो अकाल का डर खत्म होगा। ये एक नए भारत का सपना था। लेकिन हर सपने की कीमत होती है। इन मंदिरों को बनाने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां भी दी गई हैं। जब एक विशाल बांध बनता है तो उसके पीछे का एक बहुत बड़ा इलाका वो पानी में डूब जाता है। गांव के गांव, जंगल, खेत, सब कुछ। और ये इन प्रोजेक्ट्स का सबसे मुश्किल और दर्दनाक पहलू है। इसे विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। हजारों और कई बार तो लाखों लोग, खासकर आदिवासियों और किसानों को अपनी पुरखों की जमीन छोड़नी पड़ती है। और ये सिर्फ जमीन का सवाल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरी संस्कृति को उसके जड़ों से उखाड़ने जैसा है। जो समुदाय सदियों से नदी और जंगल के साथ जीते आए हैं, बांध बनने के बाद वो नदी उनके लिए एक अजनबी बन जाती है। यही इन आधुनिक मंदिरों का सबसे बड़ा विरोधाभास है। तो क्या इतने सालों में हम इस समस्या से निपटने में कुछ बेहतर हुए हैं? क्या आज पुनर्वास या रिहैबिलिटेशन की नीतियां पहले से बेहतर है? कागज पर तो बेशक बेहतर हुई हैं, लेकिन जमीन पर आज भी ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके अलावा दो और बड़ी समस्याएं। एक है पर्यावरण पर असर। अच्छा। बांध नदी के नेचुरल फ्लो को रोक देते हैं, जिससे नदी का पूरा इकोसिस्टम, मछलियां और आसपास की बायोडायवर्सिटी तबाह हो सकती है। और दूसरी चुनौती है पानी का बंटवारा। हाँ, ये तो हमेशा सुनती हूँ मैं। एक ही नदी कई राज्यों से होकर गुजरती है। जब एक राज्य बांध बना लेता है तो दूसरे राज्यों को पानी की कमी का डर सताने लगता है, और यहीं से राजनीतिक और कानूनी लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं जो दशकों तक चलती हैं। ये जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। वैसे एक चीज जो मुझे हमेशा फैसिनेट करती है वो ये है कि आखिर ये विशाल बांध बिजली बनाते कैसे हैं? इसका साइंस बड़ा कमाल का और सिंपल है। बांध में जो पानी जमा होता है उसमें ऊंचाई की वजह से बहुत ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है। जब इस पानी को गेट खोलकर तेजी से नीचे गिराया जाता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। ये पानी जबरदस्त ताकत से नीचे लगी टरबाइन के पंखों को घुमाता है। टरबाइन से जनरेटर जुड़ा होता है, और जैसे ही टरबाइन घूमती है, जनरेटर बिजली पैदा करने लगता है। बिल्कुल। ये सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है, लेकिन जब हम टेहरी जैसे बांध की बात करते हैं तो हम लाखों करोड़ों लीटर पानी के दबाव की बात कर रहे हैं। उस स्केल पर इसे कंट्रोल करना ही अपने आप में एक चमत्कार है। चलिए भारत के कुछ ऐसे ही इंजीनियरिंग के चमत्कारों की बात करते हैं। शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत करते हैं भारत की पहली बड़ी नदी घाटी परियोजना से,
दामोदर घाटी परियोजना या डीवीसी। डीवीसी, हाँ, सुना है इसके बारे में। ये 1948 में शुरू हुई थी और इसे अमेरिका की टेनेसी वैली अथॉरिटी के मॉडल पर बनाया गया था। दामोदर नदी को पहले बंगाल का शोक कहते थे क्योंकि इसमें बहुत बाढ़ आती थी। अच्छा। इस प्रोजेक्ट ने तिलैया, मैथन, पंचायत जैसे कई बांध बनाकर बाढ़ पर काबू पाया और झारखंड पश्चिम बंगाल के इलाके की तस्वीर ही बदल दी। और भाखड़ा नांगल का नाम तो शायद ही कोई होगा जिसने ना सुना हो। बिल्कुल। सतलुज नदी पर बना भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट भारत का सबसे ऊंचा ग्रेविटी डैम है। अच्छा, ये ग्रेविटी डैम का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये बांध सिर्फ अपने खुद के वजन और कंक्रीट के विशाल मास की वजह से टिका हुआ है। वो पानी के जबरदस्त दबाव को सिर्फ अपनी ग्रेविटी से रोकता है। ये इंजीनियरिंग का एक क्लासिक उदाहरण है। वाह। और इसका जलाशय गोविंद सागर झील इतना विशाल है कि वो खुद में एक लैंडमार्क है। मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस प्योर मास एंड वेट। इसके ठीक उलट है हीराकुंड बांध, है ना? क्या बात है, आपने सही पकड़ा। हीराकुंड, जो उड़ीसा में महानदी पर है, दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। अर्थन डैम। हाँ, जहां भाखड़ा कंक्रीट से बना है, वहीं हीराकुंड को बनाने में मुख्य रूप से मिट्टी और पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। सिर्फ मुख्य बांध ही लगभग 4.8 किलोमीटर लंबा है और अगर पूरे बांध को मिला दें तो कितना? 25 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। ये एक अलग तरह की इंजीनियरिंग का कमाल है। 25 किलोमीटर? ये तो किसी शहर की लंबाई जितनी हो गई। और जब हम सबसे ऊंचे की बात करते हैं तो जिक्र आता है टिहरी बांध का। हाँ, उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बना टिहरी भारत का सबसे ऊंचा बांध है, 261 मीटर ऊंचा। ये एक रॉक फिल डैम है, मतलब इसे भी मिट्टी पत्थर से बनाया गया है। लेकिन इसकी ऊंचाई और जिस भूकंप संभावित इलाके में ये बना है, वो इसे एक इंजीनियरिंग मावल बना देता है। और इंजीनियरिंग की बात हो तो जम्मू कश्मीर का जिक्र तो करना ही पड़ेगा। वहां चिनाब नदी पर तो जैसे चमत्कारों की लाइन लगी है। सही कहा। चुनाब नदी पर दुल्हस्ती, बगलिहार, सलाल जैसे कई पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो उस मुश्किल टेरेन में बनाए गए हैं। लेकिन उसी चिनाब नदी के ऊपर बना चिनाब रेल ब्रिज तो एक अलग ही लेवल पर है। हाँ। ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, जिसकी नदी तल से ऊंचाई 359 मीटर है। 359 मीटर? ये तो एफिल टावर से भी ऊंचा है। जरा इमेजिन कीजिए, एक ट्रेन इस पुल से गुजर रही हो। ये दिखाता है कि इंसान ने पानी की ताकत को सिर्फ रोका ही नहीं, उसे पार भी किया है। बिल्कुल। और ये लिस्ट बहुत लंबी है। उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध है, जिसका जलाशय गोविंद बल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील है। या फिर ये फैक्ट कि महाराष्ट्र में देश के सबसे ज्यादा बांध हैं। गुजरात में सरदार सरोवर से लेकर केरल में इडुक्की तक हर बांध की अपनी कहानी है। और भारत के झरनों से बेहतर इसकी कोई मिसाल नहीं। सही ट्रांजिशन है। बांधों के कंट्रोल्ड पावर से अब हम पानी के वाइल्ड अनटेम्ड पावर की ओर चलते हैं। मोटे तौर पर झरने कई तरह के होते हैं, जैसे प्लंज, हाँ, जिसमें पानी चट्टान को छुए बिना सीधा नीचे गिरता है, या फिर कैस्केड, जो सीढ़ियों की तरह कई स्टेप्स में नीचे आता है। तो भारत में इन सब के उदाहरण मौजूद होंगे। जैसे छत्तीसगढ़ का चित्रकूट झरना, उसे तो भारत का नियाग्रा कहते हैं। ये नाम कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। पहली बार सुनने में लगता है, लेकिन जब आप मानसून में चित्रकूट को देखते हैं तो ये नाम बिल्कुल सही लगता है। इसकी चौड़ाई और पानी की विशाल मात्रा एक घोड़े की नाल मतलब हॉर्सशू का आकार ले लेती है, जो बिल्कुल नियाग्रा फॉल्स जैसा दिखता है। ये एक शानदार नज़ारा होता है। और अगर ऊंचाई की बात करें तो भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा झरना कर्नाटक में वाराही नदी पर बना कुंचिकल फॉल्स है, जिसकी ऊंचाई 455 मीटर है। 455 मीटर? हाँ, ये खूबसूरत कैस्केड झरना है। मतलब ये एक सीधी धार में नहीं, बल्कि कई स्टेप्स में नीचे आता है। इसी राज्य में जोग फॉल्स भी है, जो भारत का दूसरा सबसे ऊंचा प्लंज वाटरफॉल है। अच्छा। मतलब यहाँ पानी बिना चट्टान को छुए सीधा 253 मीटर नीचे गिरता है। इसकी गर्जना मीलों दूर तक सुनाई देती है। और गोवा का दूध सागर, इसका नाम ही इतना खूबसूरत है। क्या ये सच में दूध जैसा दिखता है? हाँ, मानसून में तो बिल्कुल। ये एक टियर्ड कैस्केड का बेहतरीन उदाहरण है। जो पानी पूरी रफ्तार से कई चट्टानों से टकराता हुआ नीचे आता है, तो उसके झाग से वो बिल्कुल दूध की एक विशाल नदी जैसा लगता है। वाह। और सबसे खास बात यह है कि इसके ठीक सामने से एक रेलवे लाइन गुजरती है। ट्रेन से उस झरने को देखना एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है। लेकिन एक झरना है जो मुझे सबसे ज्यादा अनोखा लगता है, मेघालय का नोह कालिकाई। इसकी कहानी कुछ अलग है। बहुत अलग। ये भारत का सबसे ऊंचा प्लंज वाटरफॉल है, 340 मीटर।
लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये किसी नदी से नहीं बनता। नदी से नहीं तो फिर? ये सीधे बारिश के पानी से बनता है, जो एक पठार पर जमा होता है और फिर अचानक एक गहरी हरी घाटी में कूद जाता है। इसकी खूबसूरती में एक अजीब सी शांति और थोड़ी उदासी भी है, जो शायद इसके नाम के पीछे की दुखद लोक कथा से आती है। तो हमने पानी के दो बिल्कुल अलग रूप देखे, एक जिसे इंसान ने अपनी मर्जी से मोड़ा और दूसरा जो अपनी मर्जी का मालिक है। अब उस रॉरिंग पावर से कुछ शांत और स्थिर चीज की तरफ चलते हैं, झील। पानी का तीसरा रूप, ठहरा हुआ, शांत, लेकिन गहराइयों में रहस्य समेटे हुए। और भारत में झीलों की इतनी वैरायटी है कि आप हैरान रह जाएंगी। मीठे पानी से लेकर खारे पानी तक, पहाड़ों से लेकर मैदानों तक। चलिए सबसे ऊपर से शुरू करते हैं, कश्मीर से। कश्मीर में तो दो झीलें सबसे मशहूर हैं, वुलर और डल। हाँ, वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये टेक्टोनिक गतिविधि से बनी है। मतलब धरती की प्लेटों में हुई हलचल की वजह से यहाँ एक गड्ढा बन गया जो पानी से भर गया। वहीं डल झील को तो श्रीनगर का गहना कहते हैं। अपने शिकारा और हाउस बोट्स के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ये सिर्फ एक झील नहीं, एक पूरा कल्चर है, एक वे ऑफ लाइफ है। लेकिन इन सबसे अनोखी एक झील है मणिपुर में, लोकतक झील। दुनिया की एकमात्र तैरती हुई झील। ये कॉन्सेप्ट ही दिमाग को चकरा देता है ना कमाल? इस झील पर वनस्पति, मिट्टी और जैविक पदार्थों के बड़े बड़े द्वीप तैरते रहते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में फुमडी कहते हैं। फुमडी? हाँ, ये फुमडी इतने बड़े और मजबूत होते हैं कि लोगों ने इन पर अपने घर बना लिए हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, भी इन्हीं में से एक फुमडी पर है। कमाल है। ये संगाई हिरण का आखिरी गारा। कमाल है। मतलब एक पूरा इकोसिस्टम जो तैर रहा है। ये तो मीठे पानी की झीलें हुई, खारे पानी की झीलों का क्या? वहां भी हमारे पास कुछ असाधारण उदाहरण हैं। उड़ीसा की चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। लैगून का मतलब है समुद्र का खारा पानी जब जमीन के एक हिस्से में काफी हद तक घिर जाता है। अच्छा। चिल्का प्रवासी पक्षियों के लिए स्वर्ग है। सर्दियों में साइबेरिया जैसी जगहों से लाखों पक्षियां आते हैं। और यहीं एक और जरूरी बात आती है, ये भारत की पहली रामसर साइट थी। रामसर साइट? हाँ। ये शब्द अक्सर पर्यावरण से जुड़ी चर्चाओं में सुनाई देता है। क्या आप इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझा सकते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है? जरूर। ये एक तरह से आर्द्र भूमियों मतलब वेटलैंड्स के लिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जैसा दर्जा है। 1971 में ईरान के शहर रामसर में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी, जिसमें दुनिया के देशों ने यह तय किया कि वो अपनी महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियों जैसे झीलें, दलदल वगैरह को बचाने के लिए मिलके काम करेंगे। अच्छा, जिन जगहों को इस लिस्ट में शामिल किया जाता है उन्हें रामसर साइट कहते हैं। ये उनके संरक्षण के लिए एक वैश्विक प्रतिबद्धता है। अच्छा, तो ये एक तरह का ग्लोबल प्रोटेक्शन टैग है। और भी ऐसी अनोखी झीलें हैं? बिल्कुल। राजस्थान की सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय मतलब इनलैंड नमक वाली झील है, जहां से देश का एक बड़ा हिस्सा नमक हासिल करता है। लेकिन सबसे रहस्यमयी है महाराष्ट्र की लोनार झील। लोनार? हाँ, ये एक गड्ढा है जो आज से करीब 50,000 साल पहले एक उल्कापिंड यानी मीटियोराइट के धरती से टकराने से बना था। आज भी इसका पानी खारा और क्षारीय मतलब एल्कलाइन है और इसका रंग भी बदलता रहता है, जो इसे वैज्ञानिकों के लिए एक रिसर्च का हॉटस्पॉट बनाता है। एक झील जो अंतरिक्ष से आए एक पत्थर ने बनाई। तो आज हमने विशाल बांधों से लेकर जंगली झरनों और रहस्यमयी झीलों तक का एक लंबा सफर तय किया। ये सोचना भी हैरान करता है कि पानी सिर्फ हमारे भूगोल को ही नहीं, बल्कि हमारी तरक्की, हमारी कहानियों और हमारी कल्पनाओं को भी कैसे आकार देता है। और ये उस संतुलन को भी दिखाता है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। एक तरफ टिहरी बांध और चिनाब ब्रिज जैसे इंजीनियरिंग के चमत्कार हैं, जो इंसानी एम्बिशन और इंजीनियरिटी की मिसाल हैं, तो दूसरी तरफ लोकतक या लोनार झील जैसे कुदरत के अजूबे हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि इस धरती पर हमसे भी पुरानी और बड़ी ताकतें मौजूद हैं, जिन्हें हमें समझना और बचाना है। जब हम किसी नदी को नक्शे पे देखते हैं तो वो सिर्फ एक नीली लकीर लगती है, लेकिन जैसा हमने आज समझा, वो शक्ति का स्रोत है, विवाद की वजह है, अनगिनत जीवों का घर है और खूबसूरती की मिसाल भी है। और यहीं पर हम आज की बातचीत को एक सवाल के साथ छोड़ सकते हैं। जैसे जैसे हम अपने विकास के लिए इन जल स्रोतों पर और ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं, हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि हम उनकी वो खासियत न खो दें जो उन्हें इतना अनमोल बनाती हैं। हम आधुनिक भारत के मंदिर बनाते समय प्रकृति के उन
प्राचीन मंदिरों को नष्ट होने से कैसे बचा सकते हैं।